हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है चेस द गोल चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती को लेकर के बात करने वाले हैं। इसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहा, इसके अलावा पेपर का लेवल क्या रहा, अटेंडेंस कितनी रही, पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, इसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सभी प्रकार के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। और आप यदि इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी एग्जाम का पैटर्न क्या था। तो इस वैकेंसी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी आपकी वो थी 352। इसके अंदर दो पेपर ऑर्गेनाइज हुए। जो पहला पेपर था वो आपका 100 नंबर का था, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि एक क्वेश्चन जो था आपका 1 नंबर का था। यदि हम पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड के अंदर भी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए जो आपके 100 नंबर के थे, यानी कि यहां पर भी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। यानी टोटल जो आपका आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती का जो पेपर था वो आपका 200 नंबर का था और इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के काफी सारे स्टूडेंट के डाउट है। डाउट क्या है कि कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि दोनों पेपर के अंदर अलग अलग 40% चाहिए, यानी कि पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपको 40% लाने होंगे और पेपर सेकंड के अंदर भी 40% लाने होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम बात करें जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ये जो कैटेगरीज हैं इनको दोनों पेपर के अंदर मिला करके 40% लाने हैं। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर मिलाकर अपने को कितने परसेंट लाने हैं? 40%। और ये 40% का क्राइटेरिया आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के है। यानी कि ये जो पेपर है आपका 200 नंबर का है, आपको 40% लाने हैं, यानी कि कुल मिलाकर के आपके 80 नंबर तो कम से कम दोनों पेपर के अंदर आने ही चाहिए। तो ये बात तो हुई आपकी जनरल कैटेगरी को लेकर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी की। यदि हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर जो क्राइटेरिया आपका 36% का है, यानी कि पेपर आपका 200 नंबर का था और मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो आपका 36% है। तो इसका 36% निकालोगे तो आएगा 72, यानी कि 72 नंबर तो दोनों पेपर के अंदर एससी एसटी कैटेगरी को पेपर क्वालिफाई करने के लिए लाने ही पड़ेंगे। तो ये बात की हमने पेपर के पैटर्न को लेकर के, और यहां पर हमने बात की कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रह सकते हैं। इसके अलावा इस पेपर के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। यदि हम अटेंडेंस को लेकर के बात करें तो ये जो आपका पेपर था ये आपका 5 शहरों के अंदर आयोजित करवाया गया, जैसे आपका जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर के विभिन्न सेंटरों के ऊपर इस भर्ती परीक्षा का पेपर ऑर्गेनाइज हुआ। 72,073 कैंडिडेट ने इस फॉर्म के अंदर अप्लाई किया था, जिसमें से महज आपके 26,252 कैंडिडेट ने ये पेपर दिया। यानी कि अटेंडेंस का यदि रेशियो देखा जाए तो 36% अटेंडेंस इस पेपर के अंदर रही। तो 36% अटेंडेंस जो कि एक बहुत अच्छा खासा रेशियो आप इसको नहीं कह सकते, काफी कम परसेंटेज इसके अंदर कैंडिडेट्स की रही। तो जब भी अटेंडेंस आपकी कम रहती है तो उसका मतलब कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अटेंडेंस कम है तो इसकी कट ऑफ भी कम जाएगी। जैसे आप सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को देखो, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अंदर जो अटेंडेंस थी वो महज 53% के आसपास थी, लेकिन कट ऑफ आप देखोगे तो कट ऑफ 73 से 74% कट ऑफ गई थी आपकी 3 गुना कैंडिडेट की। यानी कि कभी भी अटेंडेंस का रोल आपकी कट ऑफ के ऊपर नहीं पड़ता। एग्जाम के अंदर कौन से कैंडिडेट नहीं आते? जिनकी या तो तैयारी नहीं होती, या एक आध कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी को कोई मजबूरी फंस जाती है उसके कारण वो कैंडिडेट नहीं आते, या फिर जिन कैंडिडेट्स का टाइम के ऊपर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता वही कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आपके पेपर देने नहीं आते।
लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनकी तैयारी मजबूत है, वो हमेशा पेपर देने के लिए आते हैं। इसलिए अटेंडेंस का कभी भी आपकी कट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव देखने को नहीं पड़ता। यानी कि यहां पर जो अटेंडेंस आपकी रही वो 36% अटेंडेंस रही। और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे, काफी सारे तो क्या कुछ ही कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पहला पेपर दिया लेकिन दूसरा पेपर नहीं दिया। जिसका पहला पेपर बिगड़ गया उसने दूसरा पेपर नहीं दिया, ऐसे कुछ ही कैंडिडेट्स हैं। यानी कि देखा जाए तो 26,252 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहला पेपर भी दिया है और दूसरा पेपर भी दिया है। यदि हम पर सीट कंपटीशन की बात करें, हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि हम ये माने कि 2 गुना कैंडिडेट का होगा तो 352 का यदि आप डबल करते हो तो आता है 704। तो जब आप 26,252 में 704 का भाग दोगे तो अप्रोक्सीमेट अपने को 37 मिलेगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर एक सीट के ऊपर 37 कैंडिडेट के बीच में फाइट होने वाली है। यदि हम फाइनल कट ऑफ की बात करें या फिर फाइनल सीट की बात करें कि फाइनल सिलेक्शन के अंदर एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट रहने वाले हैं, तो देखो आप 26,252 में अपने को डिवाइड कर देना है 352 का, तो यहां पर अप्रोक्सीमेट अपने को 75 मिलेगा। यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट के ऊपर 75 कैंडिडेट का क्या रहने वाला है, कंपटीशन रहने वाला है। यदि पेपर के लेवल की बात करें तो इसका पेपर का लेवल जो रहा वो आपका मॉडरेट स्तर का रहा। अब दोस्तों हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलेंगे कि इस भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जब आपकी की जारी होगी, जब आरपीएससी बोर्ड के द्वारा इसकी की जारी की जाएगी तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर आंसर बोर्ड के द्वारा अलग बताए जाएंगे। तो उसके दौरान जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके अंदर भी अपने को चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो हमारे द्वारा आपको कट ऑफ बताई जा रही है वो एक पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद ही बताई जा रही है। कुछ आपने चैनल्स के ऊपर ऐसा भी देखा होगा कि जैसे ही पेपर हुआ उसके एक आध घंटे के बाद में ही वो कट ऑफ बताना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिना एनालिसिस के द्वारा आप कट ऑफ तक कैसे पहुंच सकते हो। तो दोस्तों यहां पर जो एक कट ऑफ हम बताएंगे वो एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है आरपीएससी बोर्ड जब रिजल्ट जारी करे तो एक आध नंबर का वेरिएशन होना इसके अंदर पॉसिबल है। तो दोस्तों अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यदि दोस्तों हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स, फीमेल, इसके अलावा विडो और डाइवोर्स, इन सब की बात यहां पर हम करेंगे। यदि मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 125 से 130 नंबर तक यदि आपके सही हो रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के दोस्तों पूरे पूरे चांसेस हैं। यहां पर यदि फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 115 से 120 नंबर, और विडो और डाइवोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जितने भी कैंडिडेट्स के आ रहे हैं वो सारे के उन सभी का यहां पर सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहां पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है आपके 80 नंबर। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, मेल, फीमेल, विडो और डाइवोर्स, 120 से 125 नंबर मेल कैंडिडेट्स के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके 110 से 115 नंबर, और यहां पर विडो और डाइवोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 80 नंबर। इस हिसाब से दोस्तों आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी को लेकर, ओबीसी कैटेगरी में 125 से 128 नंबर, फीमेल कैंडिडेट्स की यदि बात करें तो 115 से 118 नंबर, और यहां पर इन दोनों विडो और डाइवोर्स के लिए 80 नंबर। इस हिसाब से दोस्तों आपकी कुछ ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है।
यदि हम बात करें एमबीसी कैटेगरी को लेकर, एक 110 से 113 नंबर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 से 104 नंबर, और यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 80 नंबर। अब दोस्तों हम बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी को लेकर। यदि दोस्तों एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 105 से 110 नंबर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 से 105 नंबर, और यहां पर विडो और डाइवोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर यानी कि 72 नंबर। यदि एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 101 से 105 नंबर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 97 से 101 नंबर, और यहां पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर यानी कि 72 नंबर। तो दोस्तों इस हिसाब से यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक पूर्णता एनालिसिस करने के बाद में हमने आप लोगों को बताई। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।